गुड इवनिंग एवरीवन। आपका अपने YouTube चैनल ई शिक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने मिशन नेट जेआरएफ जून 2021 की जर्नी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हमारी पेपर 1 की जो कि है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड शिक्षण और शोध अभिक्षमता की यूनिट 1 की क्लास 2 है। यूनिट 1 की क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को, शिक्षक की अवधारणा को पढ़ा था। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करूं, मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने भी MA एजुकेशन सब्जेक्ट से किया है या फिर आप एमएड हो तो आप भी मिशन नेट जेआरएफ जून 2021 का हिस्सा बनके जून में अपने नेट जेआरएफ को क्लियर कर सकते हो। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर पे 8299440121 पे। और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं जो ग्रुप में हैं, मैं उनसे फिर से कहना चाहूंगी कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोग भी बेनिफिटेड हो सके। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताओं को आज हमें पढ़ना है। हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 1 में शिक्षण की अवधारणा यानी कि टीचिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि टीचिंग इज एन continuous process in which there is interaction between teacher and student for their mutual benefit and their aim and objectives are clear to them. इसका मतलब है कि शिक्षण प्रक्रिया एक कंटिन्यूअस यानी सतत प्रक्रिया है जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया होती है परस्पर लाभ के लिए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में परस्पर लाभ के लिए अंतःक्रिया होती है और दोनों के जो एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं वो उन दोनों को क्लियर होते हैं। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताओं से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ के इसके क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने यहाँ लिखा है कि इट हैज़ अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है आपका, ये आपका अलग से एक टॉपिक भी है जिसे आपको बहुत ही लेंदी वे में पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं और ये बहुत ही इजी होते हैं जो आपको 2 मार्क्स इजीली दिला सकते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बस हम इनके नामों को जानेंगे, बाकी इसे डिटेल में लेवल्स ऑफ टीचिंग को, शिक्षण के स्तर को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो शिक्षण की यहाँ पे बताया गया है, शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं जिसमें से मेमोरी यानी कि स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ का स्तर एंड रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील स्तर होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल है। इन लेवल्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, शिक्षण को एक बौद्धिक क्रिया माना जाता है। बौद्धिक क्रिया क्यों? क्योंकि इसमें नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है और स्किल भी इम्पोर्टेंट है। बिना नॉलेज और बिना स्किल के एक टीचर कभी भी अच्छे से परफेक्टली पढ़ा नहीं सकता, और ये बौद्धिक क्रिया इसीलिए है क्योंकि इसमें आपका ज्ञान और कौशल दोनों ही आवश्यक है। इन टॉपिक्स को प्लीज आप पुट डाउन करते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा अपने कॉपीज में, क्योंकि
डायरेक्टली, कभी कभी डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आते हैं या फिर इनडायरेक्ट रूप में आपसे ये पूछा जा सकता है। It takes place in a dynamic environment because of different variable। यहाँ बताया गया है कि ये डायनेमिक एनवायरनमेंट में टेक प्लेस करता है, यानी कि इसका जो एनवायरनमेंट होता है वो गतिशील होता है, और क्योंकि उसके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, रिसर्च में हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ शिक्षण के पर्पस से हम जान लेते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स क्या हो गए। जैसे यहाँ पे आपका टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, और आपका टीचिंग मेथड हो गया, टीचिंग एड्स हो गया, सपोर्ट मटेरियल हो गया। ये सब क्या हो गया? ये सब वेरिएबल्स हो गए, और इन्हीं की वजह से जो हमारा टीचिंग है उसका जो एनवायरनमेंट होता है, वातावरण हो जाता है, वो गतिशील हो जाता है। आइए इसे समझते हैं कि कैसे। जैसे कि कभी एक टाइम था जब टीचिंग को सिर्फ एक बायपोलर प्रोसेस माना जाता था, यानी कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया, बायोपोलर प्रोसेस, यानी कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता था। तो कहा जाता था कि शिक्षण में, टीचिंग में सिर्फ टीचर होता है और आपका लर्नर होता है, यानी कि सीखने वाला होता है और सिखाने वाला होता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपका आया कि नहीं, टीचिंग आपका ट्राइपोलर प्रोसेस है, यानी कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ट्राइपोलर प्रोसेस यानी कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। अभी इस समय में इस प्रोसेस को ही एनटीए में इसी से क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं। तो इसमें आपका टीचर हो गया, आपका स्टूडेंट हो गया, और आपका एजुकेशन हो गया। और इसी एजुकेशन को आपको कंटेंट या करिकुलम भी लिख के आ सकता है। तो आपका ये ट्राइपोलर प्रोसेस हो गया। अभी मॉडर्न टाइम में क्वाड्रिपोलर की बात की जा रही है, लेकिन ये अभी इम्पोर्टेंस में नहीं है, इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई है, बस बताया गया है कि ये प्रोसेस आपका शिक्षण में आ चुका है। एनटीए में क्वेश्चन आपका हमेशा ट्राइपोलर से ही आता है कि कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं इसमें। क्वाड्रिपोलर में आपके टीचर और लर्नर के अलावा करिकुलम और फिजिकल क्लाइमेट की भी बात करी गई है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट लेवल की वजह से आपकी जो टीचिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में, यानी कि गतिशील वातावरण में होती है। इट कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। आपने वर्टिकल और हॉरिजेंटल वर्ड इससे पहले भी सुना होगा। वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत, और आपका हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज। जैसे आप किसी बच्चे से अगर कहोगे कि वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करो, तो वो क्या करेगा? ऐसे लाइन को ड्रॉ करेगा। और कहेंगे कि हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करो, तो वो ऐसे ड्रॉ करेगा। अब शिक्षण में इसका क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। कहा जा रहा है कि इट कैन बी वर्टिकल, जो टीचिंग है वो वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजेंटल भी हो सकती है। वर्टिकल का मतलब है कि अगर कोई टॉपिक है, जैसे मैं करेक्टरिस्टिक्स ही ले लूँ, शिक्षण की करेक्टरिस्टिक्स को ले लूँ। अब मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ाने लगूँ, शिक्षण की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने लगूँ, तो इसमें पूरी डिटेल में आपको, ये वर्टिकल लाइन हो गई ना, पूरी डिटेल में एकदम आपको पढ़ाती चली जाऊं। करेक्टरिस्टिक्स सिर्फ एक टॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ा दूं। और अगर मैं आपको टीचिंग पढ़ाना है तो टीचिंग की मीनिंग पढ़ा दूं,
फिर आपको यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा दूँ, फिर पता चला यहाँ पे आपको लेवल्स भी पढ़ा दूँ, और फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ा दूँ। तो ये क्या हुआ, थोड़े थोड़े सब पढ़ा दिए मैंने, और ये कैसी लाइन बन रही है आपकी, हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, यानी कि क्षैतिज। और ये आपकी, मैं इस एक ही टॉपिक पे पूरा डीप डिगिंग कर रही हूँ, तो ये कैसी लाइन बन रही है आपकी, ये वर्टिकल। तो ये वर्टिकल टीचिंग हो गई और ये आपकी हॉरिजेंटल टीचिंग हो गई। विजुलाइज चेंज इन बिहेवियर। शिक्षण के बाद बताया जा रहा है कि शिक्षण के बाद व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। ऑफ कोर्स दिखाई देगा, क्योंकि हमें जो चीज नहीं आती है शिक्षण से वो चीज हम लर्न कर लेते हैं, तो व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देना एकदम से पॉसिबल है। जैसे एक किसी बच्चे को ABCD नहीं आती है, अब आप उसे ABCD पढ़ा दो तो क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देगा ना। व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने का मतलब है उससे ABCD आ गई, अब वो आपको इजीली सुना सकता है। या फिर आप ले लो, एक पर्सन है जिसे ड्राइव करना नहीं आता है, वो कार ड्राइव नहीं कर पाता है। अब इसे टीचिंग और ट्रेनिंग एक ही रूप है, समझ लो। इसे ट्रेनिंग दी गई कार चलाने की। अब आप इसे ट्रेनिंग दिए तो इसे कार चलाना आ गया इस पर्सन को, तो इसके व्यवहार में परिवर्तन आपको दिखाई दिया ना कि इसे ड्राइव करना आ गया। तो ये क्या होता है, विजुलाइज चेंज इन बिहेवियर, आपके व्यवहार में शिक्षण द्वारा परिवर्तन दिखाई देता है। इट हैज हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है हिंदी में स्वायत्तता। अब ये स्वायत्तता है क्या, टीचिंग में आप क्या फ्री टू डू प्लान एनीथिंग, आप टीचिंग में कुछ भी प्लान करने के लिए फ्री होते हो, किसी के इन्फ्लुएंस से या किसी के कमांड पे आप टीचिंग नहीं करते हो। आपको क्या लेसन प्लान बनाना है, आपको क्या टीचिंग मेथड यूज करना है, आपको कैसे पढ़ाना है क्लास में, हर चीजें आप खुद से डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे क्या है, हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, यानी कि स्वायत्तता की अधिकता है। टीचिंग इज अ प्रोफेशन एंड इट मेक्स अदर प्रोफेशन पॉसिबल। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या टीचिंग में ऑटोनॉमी होती है, टीचिंग ऑटोनॉमियस होता है, तो आपको बताना है यस इट इज ऑटोनॉमियस। टीचिंग इज अ प्रोफेशन एंड इट मेक्स अदर प्रोफेशन पॉसिबल। अब ये प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। हर जॉब, हर चीज को, हर सर्विस को प्रोफेशन नहीं कहा जा सकता है, तो इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी जॉब को प्रोफेशन कहलाने के लिए। अगर आपकी डेयरी है, आपने डेयरी खोली है, तो उसे प्रोफेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे। या फिर आपका गैराज है, आप उसे प्रोफेशन कहोगे या नहीं कहोगे। आप टीचर हो तो उसे प्रोफेशन कहोगे नहीं कहोगे, या आप डॉक्टर हो तो उसे प्रोफेशन कहोगे या नहीं कहोगे। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि टीचिंग प्रोफेशन है, टीचिंग व्यवसाय है, एंड इट मेक्स अदर प्रोफेशन पॉसिबल। अब ये दूसरे प्रोफेशन को पॉसिबल कैसे बनाता है, क्यों नहीं बनाता है। डॉक्टर बिना पढ़े क्या डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर पढ़ाई करता है तब वो डॉक्टर बनता है। इसका मतलब एक डॉक्टर को, एक टीचर ही एक डॉक्टर को डॉक्टर बनाता है, एक टीचर टीचर बनाता है, एक टीचर इंजीनियर बनाता है। तो इस तरह से ये हर प्रोफेशन को पॉसिबल बनाता है। ओके। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टीचिंग प्रोफेशन है या नहीं है, तो आप ये जान लीजिए कि टीचिंग प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है। टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट। अब ये लिखा हुआ है कि टीचिंग क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट। ऑफ कोर्स हम स्टूडेंट से कम्युनिकेट ही करते हैं। एक टीचर क्या करता है, कम्युनिकेट, इंटरेक्शन करता है अपने स्टूडेंट से, अंतःक्रिया बातचीत करता है अपने स्टूडेंट से। तो क्या इंफॉर्मेशन, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है,
को कम्युनिकेट करता है अपने स्टूडेंट्स को। तो टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट। एक टीचर अपने स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन प्रदान करता है संचार के माध्यम से। टीचिंग इज अ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। यहाँ बताया गया है कि टीचिंग फॉर्मल भी होती है और टीचिंग इनफॉर्मल भी होती है। अब फॉर्मल टीचिंग का क्या मतलब है? फॉर्मल टीचिंग का मतलब है आप क्लासरूम में बैठो, टीचर आए, आपको पढ़ा रहा है, तो वो है आपकी क्लासरूम के दौरान जो टीचिंग हो रही है वो है आपकी फॉर्मल टीचिंग। और इनफॉर्मल टीचिंग क्या हो गई? जैसे आप घर पे बैठे हो और आपको आपकी मम्मा ने या किसी ने आपको कुछ सुनाया, कुछ समझाया, तो वो इनफॉर्मल टीचिंग हो गई। आप रास्ते में हो, आपको रास्ते में किसी ने कुछ समझा बता दिया, वो इनफॉर्मल टीचिंग हो गई। इस प्रकार इनफॉर्मल टीचिंग, आप नेट से कुछ पढ़ रहे हो, वो भी आपकी इनफॉर्मल टीचिंग हो गई। फॉर्मल टीचिंग क्लासरूम के अंदर होती है और इनफॉर्मल टीचिंग आप कहीं से भी जो नॉलेज आपको मिलती है किसी के द्वारा, तो वो इनफॉर्मल टीचिंग हो जाती है। टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? टीचिंग को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बताया है? क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है, मेथड्स को यूज करना पड़ता है। बहुत सारी टेक्निक टीचर यूज करता है, बहुत सारे मेथड, टीचिंग मेथड यूज करता है, बहुत सारे स्किल्स को यूज करता है, अपने बहुत सारे ज्ञान को यूज करता है, यानी कि नॉलेज को यूज करता है, और बहुत सारी मीडिया का भी यूज करता है। आजकल टीचिंग बहुत ही हाईटेक हो गई है, बहुत सारी मीडियाज को यूज करके भी टीचर टीचिंग कर रहा है। फॉर्मल क्लासरूम में भी आप देखो स्मार्ट क्लासेस के द्वारा टीचिंग की जा रही है। तो इस प्रकार ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया इसलिए बन जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स को, मेथड्स को, कौशल को, ज्ञान को, मीडिया को एक टीचर यूज करता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग को एक सतत प्रक्रिया माना गया है क्योंकि सभी का मानना है कि हम जब जन्म लेते हैं और लास्ट ब्रीथ तक हम सीखते रहते हैं, भले ही इनफॉर्मल टीचिंग द्वारा, क्योंकि फॉर्मल टीचिंग तो एक एज के बाद खत्म हो जाती है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम क्लासरूम में ही जीवन भर पढ़ते रहते हैं, वो एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपकी जो इनफॉर्मल टीचिंग है वो चलती रहती है, इनफॉर्मल लर्निंग आपकी चलती रहती है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं और अपनी आखिरी ब्रीथ तक हम शिक्षण अधिगम से जुड़े रहते हैं। It is a closely related to education, learning, instruction and training. अब ये बोला जा रहा है कि ये बहुत ही रिलेटेड है, संबंधित है किससे? एजुकेशन से, शिक्षा से, अधिगम से, इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन से, और ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण से। एजुकेशन देखिए आपका बहुत ही बड़ा टर्म है, बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आपकी सभी चीजें, टीचिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सब कुछ आ जाएगा। और आपका जो लर्निंग हुआ, लर्निंग भी टीचिंग से रिलेटेड है। आप टीचिंग करते हो तब लर्निंग करते हो। टीचिंग लर्निंग को कभी कभी साथ में ही बोला जाता है, तो ये टीचिंग और लर्निंग भी क्लोजली रिलेटेड है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना, अनुदेशन देना, आज्ञा देना, तो ये सब टीचिंग में ही ये सब चीजें होती है। जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को इंस्ट्रक्शन दे के ही चीजों को सिखाता है, उसको लर्निंग कराता है। ट्रेनिंग का मतलब भी आप टीचिंग ही समझिए। ट्रेनिंग यहाँ पे इसलिए जब कोई स्किल्स को, किसी कौशल को हमें सिखाना होता है, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल पार्ट सिखाना होता है, तो हम व्यक्ति को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर का हमें थ्योरी पढ़ाना है बच्चे को, थ्योरी पढ़ानी है बच्चे को कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब अगर हमको किसी को पढ़ाना है तो हम उसे टीचिंग द्वारा पढ़ा देंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को हमें
कंप्यूटर पे वर्क करना सिखाना है या फिर कुछ उसकी लैंग्वेजेस सिखानी है, उस पर पेंट करना सिखाना है, उस पर स्लाइड बनाना सिखाना है, तो हम उसे ट्रेनिंग देंगे। तो आप ये समझ गए, ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण। जब किसी स्किल्स को, किसी कौशल को हमें सिखाना है या किसी प्रैक्टिकल पार्ट को सिखाना है तो हम ट्रेनिंग का यूज करते हैं, और जब थियोरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक पक्षों को सिखाना है तो हम टीचिंग का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टीचिंग का जो विशेषताएं हैं वो बहुत ही ब्रॉड है। कुछ चीजें और मैं देख लेती हूँ जो मिस ना हो गई हो। हाँ, एक है कि एक पॉइंट है आपका कि टीचिंग एक आर्ट है। ये हर चीज में आपने पढ़ा होगा कि आर्ट एंड साइंस, और फिर हम बस इसको पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं कि आर्ट है और साइंस है। इससे हम आज समझ लेते हैं कि क्यों आर्ट है और क्यों ये साइंस है, क्यों ये आर्ट है और क्यों ये साइंस है। तो टीचिंग को भी बताया गया है कि टीचिंग एक आर्ट है और टीचिंग इज एक साइंस है। आर्ट का मतलब क्या होता है, कला का मतलब क्या होता है, सिर्फ ड्राइंग बनाना नहीं, इसका मतलब होता है टैक्टिस। दैट मीन्स हम किसी भी चीज को कितने अच्छे वे में, कितने इफेक्टिव वे में, प्रभावशाली वे में अगर हम किसी चीज को प्रेजेंट करें तो वो हमारी आर्ट है। इवन आप खाना भी बनाते हो, आपने खाना बना लिया और आप उससे कितनी गार्निशिंग, कितनी सजावट के साथ पेश करते हो, तो ये आपकी आर्ट है। उसी तरह शिक्षण भी एक आर्ट है, क्योंकि इसका मतलब है कि एक जो शिक्षा है उसे कितने इफेक्टिव वे में, कितने प्रभावशाली वे में दिया जा सकता है। शिक्षा को बहुत ही प्रभावशाली वे में दिया जाना चाहिए, दिया जा सकता है, इसलिए ये एक आर्ट है। साइंस शिक्षा इसलिए है क्योंकि ये कॉज ऑन इफेक्ट की भी बात करता है, और साइंस का मतलब ही होता है सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक शिक्षा सिस्टमैटिक वे में ही दी जाती है। पहले विद्यार्थी को उन चीजों से परिचित कराया जाता है, रिकॉल कराई जाती है जो प्रीवियस नॉलेज, आपने बीएड किया होगा उसमें बताया जाता है कि प्रीवियस नॉलेज को पहले फिर से रिकॉल कराना, कि फिर उसको न्यू नॉलेज से उसको ऐड कराना। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे आत्मसातीकरण यानी कि जो न्यू नॉलेज है पुरानी नॉलेज के थ्रू उसको आत्मसात कर लेते हैं। तो ये कैसे हुआ, सिस्टमैटिक वे में हुआ। अगर शिक्षा को हम कैसे भी दे दें, पहले नई नई चीजें सिखा दें फिर पुरानी चीजें बताएं, सिस्टमैटिक वे में अगर हम नहीं चले तो शिक्षा प्रभावशाली नहीं हो सकती। इसलिए ये साइंस भी है क्योंकि इसे सिस्टमैटिक वे में दिया जाता है, और ये आर्ट है क्योंकि इसे इफेक्टिव वे में दिया जाता है। ये एक और पॉइंट है कि शिक्षा एक सोशल सर्विस भी है। बिल्कुल है, हम लोगों को शिक्षा देके उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जो कर्तव्य है और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं इस देश के प्रति, उससे उन्हें अवेयर करा सकते हैं। इसलिए शिक्षा एक सोशल सर्विस यानी कि सामाजिक सेवा भी है। एक पॉइंट और है कि ये एक टूल है जो नेशन में, हमारे राष्ट्र में चेंज, बदलाव ला सकती है। बिल्कुल, शिक्षित मनुष्य कुछ ना कुछ अपने देश का भला कर सकता है, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को अच्छी चीजों में यूज करके वो देश के डेवलपमेंट में काम कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया शिक्षा के शिक्षण की विशेषताओं को। इन सब पॉइंट को छोटे छोटे तरीके से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एकदम डायरेक्ट से इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी इनडायरेक्टली इसको अप्लाइड मोड में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है इसके करेक्टरिस्टिक से, विशेषता से, तो आप इसे मिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए।